हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि 10th क्लास का पहला चैप्टर है। और इसके अंदर हम दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लेवल के क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। और अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, तो ये लेक्चर सीरीज जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो लास्ट तक बने रहना। और इसी के साथ साथ दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट मैं तुमको और भी देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे चैनल के ऊपर एक और सीरीज हमने चला रखी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 12th क्लास की सीरीज है ना। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है, उसकी सीरीज हमने चला रखी है। तो अगर बेटा तुम नए हो, 10th में हो या 12th में हो, तो तुम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों, तुम हमारी वीडियोस के जरिए अपने कंटेंट को बूस्ट अप कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दबा के शेयर करना और कमेंट सेक्शन को भर देना प्यारे प्यारे अपने कमेंट से। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में, है ना। तो देखो बेटा, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा केमिकल चेंज को, है ना। केमिकल चेंज क्या होता है ना। केमिकल चेंज क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो अगर मैं तुम्हारे से डील करूं कि भैया जी केमिकल चेंज होता क्या है, तो दोस्तों केमिकल चेंज कुछ नहीं है, कुछ इस प्रकार का चेंज है जिसमें कुछ न्यू फॉर्म हो। मेरे पास कोई दो चीजें हैं, आपस में मैं उनको रिएक्ट करवा दूं और कुछ नई चीज बन जाए, बस इसी को ही क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, भाई मेरे पास क्या था, मिल्क था, और उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, थोड़ा सा कर्ड डाल दिया। तो पूरा का पूरा मेरा जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये कैसे हुआ, है ना भाई, कुछ नई चीज बन रही है नई प्रॉपर्टीज के साथ, है ना। तो ये कैसे हो रहा है ना। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक और एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन गैस थी और उसको मैंने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो मेरे पास बनता है वाटर। ठीक है, तो दोस्तों तुम देख रहे हो, पहले मेरे पास हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, और इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और क्या बना लिया, वाटर बना लिया। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो नई चीज बनी है नई प्रॉपर्टी के साथ, है ना, ये कैसे बनी, है ना। तो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, देखो बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पहले से ही कोई बॉन्ड रहा होगा, तभी तो ये आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड रहे होंगे, तभी तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। एक चीज में छोटी सी यहाँ पर तुमको क्लैरिफाई करूंगा दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये कोई डंडा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम है और वो इस तरीके से एक डंडा पकड़ के बैठे हैं और वो डंडा क्या कहला रहा है, उनके बीच का बॉन्ड। नो, ये जो बॉन्ड है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम के बीच में। यदि तुम्हें बॉन्ड के बारे में जानना है डिटेल में, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे बॉन्ड के बारे में जानना है। तो दोस्तों, हम क्लास 11th की लेक्चर सीरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जिसमें मैं तुमको ये सारी की सारी बातें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है वो एक डंडा है, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग मत पालना। बस ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑक्सीजन एटम्स के बीच में भी है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या होगा, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये टूटे होंगे, तभी तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ गया होगा। ऐसे ही ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड भी टूटे होंगे, तभी तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में जब भी
कोई केमिकल चेंज होता है तो वहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो नए बॉन्ड भी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब ये बॉन्ड टूटे होंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नए बॉन्ड बने होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसकी प्रॉपर्टी की, तो देखो भाई, वाटर जो है वो आग बुझाने के काम आता है ना, लिक्विड होता है स्टेट के अंदर अगर मैं देखूं। और यदि मैं इस साइड देखूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो भैया ये दोनों कैसी होती है, गैस होती है। और दूसरी बात, हाइड्रोजन तो बहुत ही ज्यादा कंबस्टिबल गैस होती है, और ऑक्सीजन कंबशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है। मतलब जब तक ये दोनों अलग अलग थी, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, जैसे ही ये आपस में दोनों रिएक्ट करी, वैसे ही जो नया हमारे पास प्रोडक्ट बना उसकी प्रॉपर्टीज भी नई हमारे पास देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, इसी तरीके के चेंज को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल चेंज बोल रहे हैं, और कुछ भी बात नहीं है। और दुनिया में जब जब केमिकल चेंज होता है तब तब हम कहते हैं कि वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर मैं इस चीज का तुम्हारे सामने सार बताऊं, सार इन द सेंस समरी बताऊं, तो कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से, है ना, नई चीजों की फॉर्मेशन होती है। अब चलो, ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आई सर। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में और हम क्या क्या जान सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो, जब भी दुनिया में कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो बेटा, जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, CO2 गैस बना लेता है। तो देखो, जो स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, और रिएक्ट करके कुछ नई चीज जो बना रही हैं उनको हम बोलेंगे बेटा जी प्रोडक्ट। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ इस तरीके से मैं उसको क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ, है ना। जो रिएक्टेंट है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, और जो प्रोडक्ट है वो किस तरफ लिखे जाएंगे, हमेशा राइट हैंड साइड लिखे जाएंगे। और इसी डिनोट करने के तरीके को मैं बोलता हूँ बेटा जी केमिकल इक्वेशन। मतलब ये है कि बेटा जी जब भी दुनिया में कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को ही बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो सर ये केमिकल इक्वेशन जो है वो कैसे कैसे हम लिख सकते हैं, तो दोस्तों केमिकल इक्वेशन को तुम दो फॉर्मेट में लिख सकते हो। एक लिख सकते हो वर्ड फॉर्मेट में, है ना, एक लिख सकते हो वर्ड फॉर्मेट में, और एक लिख सकते हो सिंबॉलिक फॉर्मेट में, है ना। इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है, मतलब कि वर्ड फॉर्मेट में क्या होता है और सिंबॉलिक फॉर्मेट में क्या होता है। तो दोस्तों मैं तुमको बता देता हूं कि वर्ड फॉर्मेट में हम एलिमेंट्स के सिंबल ना यूज करके क्या करते हैं, उनके नेम को यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो कोई एटम यूज हो रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो हम उस एटम का नाम लिखेंगे। अगर कोई कंपाउंड यूज हो रहा है तो हम उस कंपाउंड का नाम लिखेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूल यूज हो रहा है तो हम उस मॉलिक्यूल का नेम यूज करेंगे। जैसे इसी इक्वेशन को मैं वर्ड फॉर्मेट में लिखकर दिखाता हूँ। जैसे देखो, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, है ना, और क्या बनाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो तुमने देखा, यहाँ पर मैंने इसी रिएक्शन को वर्ड फॉर्मेट में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। मतलब ये मेरी जो केमिकल इक्वेशन है ये किस फॉर्मेट में है, वर्ड फॉर्मेट में है। ठीक इसी के नीचे अगर तुम देखोगे तो ये रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ये है सिंबॉलिक फॉर्मेट के अंदर। मैंने एलिमेंट्स के नेम यूज ना करके उनके सिंबल्स को यूज किया है, और ये जो फॉर्मेट है हमारा वो क्या है, सिंबॉलिक फॉर्मेट है। इसमें हम सिंबल्स यूज करते हैं, और पूरी एंटायर केमिस्ट्री के अंदर बेटा जी ये सबसे ज्यादा चलन के अंदर है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ये तो तुम्हारे सामने मैंने बहुत छोटी केमिकल रिएक्शन लिखी है ना।
पूरी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी रिएक्शनें ऐसी ऐसी भी है, अगर मैं उनको वर्ड फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट कर दूं तो शायद मेरे पास नोटबुक में स्पेस कम पड़ जाए, है ना। तो भैया जी, टाइम की बचत करने के लिए और स्पेस की बचत करने के लिए हम ज्यादातर यूज किसका करते हैं, इस सिंबॉलिक फॉर्मेट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन दो फॉर्मेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली तुम लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो जल्दी से एक बार नोटबुक में उतार लो। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ और बातें। देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं कि केमिकल रिएक्शन जब भी दुनिया में होती है तो वो फॉलो करती है एक लॉ को, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जैसे मैं तुम्हारे सामने अगर बात करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो भैया जी ये लॉ कहता है कि दुनिया में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, है ना। तो ये लॉ कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दुनिया में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, अगर मैं तुमको याद दिलाऊं किसकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, जो तुम लोगों ने पढ़ भी रखी होगी। तो भैया जी डाल्टन कहता था कि एटम जो है ना, उसको हम ना तो खुद से बना सकते हैं और ना ही खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर उसकी बात ऐसी है, सच है, तो भैया जी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो जितने एटम्स रिएक्टेंट के अंदर होंगे उतने ही एटम्स हमें प्रोडक्ट के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर जितने एटम रिएक्टेंट के अंदर है उतने ही प्रोडक्ट के अंदर है, तो भैया जी मास भी दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कैसे, ये मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए रिएक्टेंट के अंदर मैंने लिए थे 5 एटम, ठीक है, 5 एटम लिए और उन 5 एटम का मास था मान लो 5 ग्राम, है ना। तो मेरे को प्रोडक्ट साइड भी कितने एटम देखने के लिए मिलेंगे, 5 एटम देखने के लिए मिलेंगे, और उन 5 एटम का मास कितना देखने के लिए मिलेगा, 5 ग्राम देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो भैया जी जब एटम ही डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे और ना ही बन रहे, है ना, तो मास भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना, है ना। तो ये जो लॉ है वो क्या कहता है, ला मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो दुनिया में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो वो इस लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है ना। फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो बात डाल्टन ने कही थी ये 100% ट्रू है कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सर एक बात बताओ हमें, क्यों क्यों पढ़ा रहे हो ये ला, क्या जरूरत है इसको समझने की। तो भैया जी मैं तुमको बता देता हूँ कि बोर्ड हर साल, सीबीएसई बोर्ड हर साल एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और वो क्वेश्चन है किसका, बैलेंसिंग का। सर क्या मतलब है, भैया बोर्ड तुमको ऐसी केमिकल इक्वेशंस देगा जो अनबैलेंस्ड रहेंगी। अच्छा सर एक बात बताओ, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। भैया जी अगर मैं बात करूं ऑन द बिहाफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मेरे पास केमिकल इक्वेशन जो होती है वो दो प्रकार की होती है ना। वो दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, आइए चलिए जानते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन जो है मेरे पास वो दो प्रकार की होती है, ठीक है, देखते हैं चलो। देखो भैया अगर मैं बात करूं केमिकल इक्वेशन की, तो
दो प्रकार की मेरे पास देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी है जी? दो प्रकार की है भैया जी। एक तो मेरे पास पाई जाएंगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक मेरे को पाई जाएंगी, एक मेरे पास होंगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो भैया जी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो ऐसी केमिकल इक्वेशन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड तुमको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देगा और तुमसे क्या करवाएगा, उसको बैलेंस करवाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या क्या होता है। तो होपफुली तुमको ये वीडियो में जो भी मैंने तुमको बताया, जो कंटेंट मैंने तुमको बताया वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे और मैं तुमको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो बच्चे 9th से 10th क्लास में अभी हुए हैं वो बच्चे हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। कैसे? सब्सक्राइब करके, है ना, और हमारी वीडियोस को लाइक करके। तो दोस्तों बने रहो लास्ट तक, है ना, इस तरीके से, और सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।